हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपने परख प्रोग्राम, जो हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, इसके तहत हमारी आंसर राइटिंग क्लास चलेगी और आंसर की इसमें ड्राफ्टिंग भी आपको कराई जाएगी कि आंसर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम चालू कर रहे हैं। इसका पहला लेक्चर है। इसमें आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा जो सिलेबस के मतलब के किस तरीके क्वेश्चन आने हैं, 3 मार्कर आने हैं, उसमें कितना स्पेस मिलना है, कितना, इस सब की मैं आपको जानकारी दूंगा। ये जानकारी मैंने आपको जब प्राचीन इतिहास का लेक्चर चालू किया था उसकी शुरुआत में भी थोड़ी सी दी थी। तो आज इसकी भी शुरुआत मैं करूँगा और साथ साथ फिर आपको लास्ट में मैं 3 मार्कर्स और 5 मार्कर और जो 11 मार्कर हैं उसकी ड्राफ्टिंग कराऊंगा कि उसको अपन कैसे किस तरीके उसका आंसर के फॉर्मेट को अपन को लिखना है कि नहीं लिखना है। ठीक है। किस तरीके से उसके आंसर का फॉर्मेट हम लिखेंगे, किस तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। चलिए तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, ठीक है ना, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों आपके आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करें। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं शब्द सीमा आयोग के अनुसार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले 2019 में भी 3 मार्कर आते थे। आयोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें लिखा रहता है कि 3 मार्कर 1 या 2 लाइनों में लिखना है। ठीक है। तो 1 या 2 लाइनों में 3 मार्कर को लिखना है हमें। और अब जो 2020 का नोटिफिकेशन आया उसमें लिखा है कि 3 मार्कर को केवल 1 लाइन में लिखना है, 1 लाइन में लिखना है, एक पंक्ति में लिखना है। तो 2019 में जब 1 या 2 लाइन इसमें लिखा था नोटिफिकेशन में तो ये हमें 3 लाइन देते थे। ठीक है। अब 2020 में इसमें 1 लाइन लिखी है, एक पंक्ति में इसका उत्तर हमें देना है। तो इसका मतलब है कि आयोग कहीं ना कहीं हमें 2 लाइन देगा, वो मैक्सिमम 3 लाइन दे सकता है। तो हमें मैक्सिमम 3 लाइन के हिसाब से 2020 में भी अपने 3 मार्कर को करना है। 6 मार्कर हम देखते हैं। जो 5 मार्कर हो गया 2020 में, 6 मार्कर जो 2019 में था अब वो 2020 में 5 मार्कर हो गया है। तो 2019 में इसके लिए 100 शब्द देते थे। तो मतलब एक पेज हमें 100 शब्द एक पेज में लिखने पड़ते थे, एक पेज में 100 शब्द हो जाते हैं लगभग। ठीक है ना। और अभी जो इस बार जो कॉपी है 2019 में जो मेंस में कॉपी आई है उसमें भी एक पेज दिया गया है। ठीक है। तो अब जो 2019 की तो बात ख़त्म हो गई। अब जो 5 मार्कर जो आने हैं 2020 में वो 50 शब्द में लिखना है, 5 से 6 लाइन में लिखना है। 5 से 6 लाइन हमें मिलेगी, मतलब कि आधा पेज जो है, तो आधा पेज हमें मिलेगा। तो हमें 5 से 6 लाइनों में ही हमेशा जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे तो 5 मार्कर को करने की कोशिश करनी है। 15 मार्कर 2019 में आते थे तो वो 300 शब्द के होते थे। जो अब कितने के हो गए, 200 शब्द के हो गए, मतलब कि 11 मार्कर जो 2020 में बन गया। अब जो 2019 की तो बात खत्म हो गई। ठीक है ना। 3 पेज मिलते थे 2019 में, अब 2020 में 2 पेज मिल रहे हैं। उन 2 पेजों में 200 वर्डों, मतलब एक पेज में 100 वर्ड या 200 वर्डों में हमें क्या कहते हैं, इसको 11 मार्क को करना है। फिर देखते हैं अपन कॉपी में अंतर देखते हैं। तो ये मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ कि जैसे 3 मार्कर के लिए 3 लाइन मिलती थी 2019 में। अब जो 2020 में 3 मार्कर के लिए 2 लाइन की संभावना है कि 2 लाइन वो देंगे आपको, या फिर 3 लाइन भी दे सकते हैं। तो हमारी तैयारी 3 लाइन के हिसाब से रहेगी, फिर हम 2 लाइन तो वैसे भी उसमें लिख लेंगे। ठीक। और 6 मार्कर जो अब 5 मार्कर, ठीक है ना। तो 6 मार्कर 2019 में एक पेज मिलता था तो इसमें 6 लाइनें मिलना है, वो मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ। 15 मार्कर जो है इसमें 3 पेज मिलते थे, इसमें 2 पेज मिल रहे हैं 11 मार्कर में 2020 में। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको इसलिए बार बार बात करता हूँ कि जैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कीजिए। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, जैसे कि अब जैसे टोटल टाइम 3 घंटे रहता है। पहले फर्स्ट पेपर का 3 घंटे रहता है, पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड रहता है। ठीक है ना। 1.5 1.5 घंटे का समय, मतलब कि अभी तक तो 2014 से 2019 तक तो ऐसा होता है कि आपको दोनों पार्ट मिल जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी की कॉपी आपको मिल जाती है। अब चाहे आप पार्ट ए को 3 घंटे तक करते रहो, चाहे आप 1.5 घंटे में कर लो और फिर पार्ट बी अपना निपटा लो, या आप सोचो कि हमें पार्ट बी बस लिखना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको लिखना है तो आप लिखो, आपकी पार्ट ए की कॉपी शून्य हो जाएगी। आप पार्ट ए में आप कम लिख पाएंगे यदि आप 2 घंटे तक पार्ट ए को लिख देंगे। तो इस तरीके से अभी तो ऐसा होता होता आया है। अब टाइम मैनेजमेंट देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम 2019 में भी करते थे 6 मार्कर, जो हम लोग को एक पेज लिखना पड़ता था वो 4 मिनट में लिखना पड़ा। 4 मिनट में एक पेज लिखना एक बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमें देखना है। तो 2020 में भी 3 मार्कर जो है 15 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। 5 मार्कर जो है 10 क्वेश्चन आने हैं और जो 11 मार्कर है वो भी 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। तो अब जो 3 मार्कर के लिए जो समय है हमारे पास में 15 क्वेश्चनों को हमें 20 मिनट में करना है।
ठीक है ना। और जो 5 मार्कर के क्वेश्चन है उनको हमें 3 मिनट या 4 मिनट में उसको करना है, 30 मिनट या 40 मिनट में हमें पूरे करने हैं, मतलब 1 घंटे में हमें जो आपके 1 घंटे में या ठीक है ना 50 मिनट में या 1 घंटे में आपको क्या कहते हैं 3 मार्कर और ये 4 मार्कर 5 मार्कर निपटा लेना। और 11 मार्कर जो है वो 5 आने हैं, ठीक ना, हर पार्ट में। तो ये 40 मिनट में आपको करना है, मतलब 8 मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप करेंगे। और जब आप हमारे कोर्स की तरह परख प्रोग्राम की तरह जब आप आंसर राइटिंग करेंगे घर में, तो हम लोग आपसे को यही सजेस्ट करेंगे कि आप टाइम लिमिट बना के करें। आप पहले उस पूरे सब्जेक्ट को याद कर लें अच्छे से, जो आपको टॉपिक दिया उसको याद कर लें, और 3 से 4 मिनट में आपको उसको करना है। जैसे 5 मार्कर उसको 3 से 4 मिनट में आपको करना है। जैसे आपको टोटल टाइम मान लीजिए सारे क्वेश्चनों का 20 मिनट होता है, तो 20 से 25 मिनट हो रहा है शुरुआत में चलता है, 25 से 30 मिनट हो रहा है शुरुआत में चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे में उनको कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब टाइम मैनेज करना, यहाँ पे महत्व लिखा है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र आप हल कर पाएंगे, संपूर्ण प्रश्न पत्र हल कर पाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और लेखन शैली में आपको सुधार होगा। उत्तर लेखन का सही तरीका क्या, निर्धारित शब्द सीमा में आपको लिखना है। शब्द सीमा, जैसे शब्द सीमा उसमें लिखा है कि 50 वर्ड का आपको लिखना है, तो 50 वर्ड का आपको लिखना है, तो 40 वर्ड चल जाएंगे, 45 वर्ड चल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप 20 वर्ड में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। टू द पॉइंट आपको लिखना है, फालतू बातें नहीं करना, सीधा लिखना है जो पूछा गया। बॉक्स के बाहर नहीं लिखना है। लेखन शैली पठनीय हो, मतलब देखने में भी थोड़ा ठीक ठाक लगे और समझ में आए, अक्षर ऐसे हों। ज़्यादा राइटिंग कुछ महत्व नहीं रहता, लेकिन समझ में आना चाहिए। और खाली जगह में नहीं लिखना है, आसपास ऊपर नीचे, जैसे ये इसमें दिखाया गया कि मुगल वंश के लाइन के बाहर चले गए आप, या नीचे स्पेस में, ठीक। अब जो 3 मार्कर लिखने का तरीका मैं आपको बताया कि 3 मार्कर लिखने का ये तरीका है, जो पूछा जाए उसको सबसे पहले लिखना है। 3 अलग अलग आयामों का आपको 3 मार्कर उससे 3 अलग अलग आयामों में लिखना है। एक से देखने वाले प्रश्नों के आयामों का निर्धारण पहले से कर लेंगे। जो एक से, जैसे पुरातात्विक स्थल, नदी, या कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनका हम पहले से कर लेंगे, हमें इस डायमेंशन में लिखना है। इसको आप में क्या है, आपको याद करने में उसमें आसानी होगी। तो देखो अब मैं आपको फॉर्मेटिंग करके बताता हूँ। जैसे ये देखिए फॉर्मेटिंग लिखी हुई है, पुरातात्विक स्थल की लिखी है, पर्यटन स्थल की लिखी है। तो सबसे पहले हम पर्यटन स्थल आता है कोई भी, ठीक है, या पुरातात्विक स्थल आता है। मान लीजिए कोई के सांची आया, ठीक है। तो इसका पहला आयाम होता है कि क्या है ये सांची, क्या है, किस काल से संबंधित है, ठीक है ना। अब इसका स्थान या इसके निर्माता या इसके खोजकर्ता, पुरातात्विक स्थल या पर्यटन स्थल, ठीक है ना। ये मैं स्लैश कर करके लिख रहा हूँ, तो इसमें से आपको एक कुछ लिखना है, जैसे क्या है या किस काल से संबंधित है, आपको ये बता देंगे आप, ठीक है ना। जैसे सांची को आप लिखेंगे तो सांची को आप कैसे लिखेंगे, सांची को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। एक बौद्धकालीन एक प्रमुख स्तूप, ठीक है ना, या विदिशा या सांची में स्थित, मध्य प्रदेश सांची में स्थित बौद्धकालीन एक प्रमुख स्तूप, ठीक है ना। स्थान आप जैसे ऊपर स्थान हम बता चुके हैं, तो इसका निर्माता या इसके जिसने निर्माण कराया, जिसने अशोक ने इसका निर्माण करा, तो आप लिखेंगे अशोक द्वारा निर्मित। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा अशोक द्वारा निर्मित, ठीक है ना। फिर महत्व या कोई एक विशेषता, इसकी विशेषता या कोई एक महत्व इसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपको विशेषता में देखिए आप, अब आपको पता है कि बौद्ध स्तूप अशोक ने निर्मित किया है, तो आपको तीसरा पॉइंट कहीं से कुछ याद भी नहीं आ रहा है, तो आप उसमें एक ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना, या मौर्यकालीन स्थापत्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो या फिर आपको कोई भी इसका कोई और महत्व समझ में आ रहा है, या कोई एक विशेषता इसकी पता चल रही है कि सबसे बड़ा स्तूप है या कुछ भी है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपके पुरातात्विक स्थल या पर्यटन स्थल लिखने का तरीका हो गया। अब जैसे व्यक्ति आता है, कोई व्यक्ति में आपको शासक आती है, कोई शासिका आती है, तो आप उसको क्या कैसे लिखेंगे। जैसे मान लिया अकबर आता है, अकबर आ गया, तो अकबर को आप क्या लिखेंगे, तो किस काल से संबंधित है अकबर, तो मध्यकालीन। अब पहली लाइन में लिखता हूँ, पहला इसमें आयाम मैंने दिया है किस काल से है, या साधारण परिचय इसका। तो अकबर का हम कैसे लिख सकते हैं, तो अकबर को मैं ऐसे लिखेंगे मध्यकालीन इतिहास का एक प्रमुख मुगल शासक, ठीक है ना, या एक प्रमुख मुगल शासक, जनरली ऐसा लिख सकते हैं, या एक प्रमुख मुगल शासक, या मध्यकालीन इतिहास का एक शासक लिख सकते हैं आप। फिर इसका काल लिख सकते हैं आप, दीन इलाही की स्थापना की, ठीक है ना, और इसने भी दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जजिया कर समाप्त कर दिया, या कुछ भी इसके कार्य आप लिख सकते हैं। महत्व लिख सकते हैं कि इसने एक सेकुलर छवि, मुगलों की एक सेकुलर छवि को निर्मित किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अकबर को लिख सकते हैं। इसका निर्माण, इसने के द्वारा कोई किसी ने निर्माण, इसने कोई निर्माण किया, एक कुछ करना है। तीसरे आयाम में आप महत्व लिख लो चाहे निर्माण लिख लो। जैसे आप निर्माण लिखें तो इसके द्वारा अकबर ने कौन कौन से, अकबर ने जैसे आगरे के लाल किले का निर्माण कराया,
तो इस तरीके से आप लिखेंगे, तो ये आप व्यक्ति, शासक, शासिका हो जाएगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमेशा एक क्वेश्चन आता है 3 मार्कर में, किसी पठार की अवस्थिति बताइए। पठार की अवस्थिति पूछ लेता है वो, मालवा का पठार पूछ लेता है, मध्य भारत का पठार की अवस्थिति बताइए। तो किस तरीके से करना, तो हम इस तरीके का 3 मार्कर में डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके का। ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं बनाना है, 3 लाइन लाइक आपको बनाना है। जहाँ पर पठार की स्थिति बीच में लिखा है, यहाँ पर आप देख, जैसे मैं मध्य भारत का पठार आपको समझा रहा हूँ, तो मध्य भारत के पठार में पठार की अवस्थिति जहाँ लिखा है वहाँ पर मैं बीच में लिख दूंगा क्या, मध्य भारत का पठार। अब मैं बताऊंगा तो इसके उत्तर में मध्य भारत का पठार, उत्तर में क्या है, मध्य भारत के पठार के गंगा का मैदान है। इसके पूर्व में क्या है, मध्य भारत के पठार के बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है ना, तो समझ रहे ना आप। और इसके पश्चिम में क्या है, राजस्थान है या अरावली पर्वत है। इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में मालवा का पठार है। तो इस तरीके से किसी पठार की अवस्थिति को आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप मालवा का पठार, जैसे मालवा पठार पूछा तो पठार की अवस्थिति के पे आप मालवा का पठार लिख दें और बता दें। या अवस्थिति पूछा तो इसके लिए आप फिर आपको हर पठार की अक्षांशीय स्थिति या देशांतरीय स्थिति याद होना चाहिए। तो अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो पठार की अवस्थिति को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखते हैं कि जैसे वंश आता है कोई 3 मार्कर में, वंश, कोई भी वंश आता है, मान लीजिए मौर्य वंश आता है। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 आयामों में आप कैसे लिखेंगे मौर्य वंश को 3 मार्कर में। मौर्य वंश आता है तो काल, संस्थापक, क्षेत्र। ठीक है ना, काल, संस्थापक और इसका क्षेत्र। ठीक है ना, तो क्षेत्र या इसकी कोई विशेषता या इसका कोई एक महत्व। ठीक है ना, तो अब जैसे हम मौर्य वंश करते हैं तो काल बताते हैं हम कि प्राचीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख वंश। इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, क्षेत्र, पटना के आसपास का एरिया, वर्तमान में पटना के आसपास का एरिया, मगध था बाद में ये। या फिर आप इसके क्षेत्र की, आप इसका कोई महत्व लिख दो कि भैया ये मगध जो था महाजनपदकालीन सबसे शक्तिशाली वंश था। ठीक ना, और बहुत सब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैल गया था बाद में ये। तो इस तरीके से आप 3 इसके आयाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कोई ग्रंथ आता है, मान लीजिए कोई ग्रंथ आया है आपसे पूछने के लिए, मान लीजिए अर्थशास्त्र, उसने पूछा कि अर्थशास्त्र के बारे में आपको लिखना है, तो ग्रंथ को आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ग्रंथ का आप परिचय लिखेंगे पहले आयाम में, फिर आप लिखेंगे इसके निर्माता कौन है, इसके रचयिता कौन है, या इसका निर्माण किसने किया, फिर इसका महत्व लिखेंगे। ठीक है, तो परिचय आप लिखेंगे जैसे, तो परिचय में आप अर्थशास्त्र का क्या परिचय लिखेंगे आप। ठीक है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक साहित्यिक स्रोत है, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक साहित्यिक स्रोत है अर्थशास्त्र। ठीक है ना, फिर इसके निर्माता कौन है, किसने लिखा है, कौटिल्य द्वारा रचित है ये। ठीक है ना, अब महत्व क्या है, अब महत्व, ठीक है ना, मैं आप लिख सकते हैं कि भैया मौर्यकालीन, क्योंकि कौटिल्य ने लिखा है, प्राचीन भारतीय इतिहास का है, और मौर्य काल के संबंध में, मौर्य काल में कौटिल्य है, तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था या मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है, मौर्यकालीन प्रशासन की हमें से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपका एक ग्रंथ हो गया। फिर हम नदी की बात करते हैं, जैसे नदी आई कोई, मान लीजिए चंबल नदी आती है, तो नदी को कैसे लिखोगे आप, तो नदी को आप इस तरीके से लिखते हैं कि सबसे पहले आप उसका परिचय लिखो, फिर उद्गम लिखो, फिर परियोजना या विशेषता उसकी कोई एक लिख दो। तो जैसे नदी है, तो वैसे मैं चंबल नदी को पढ़ा रहा हूँ, तो चंबल नदी का पहले मैं क्या लिखूँगा, परिचय लिखूँगा। चंबल नदी का मैं परिचय लिखूँगा, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, उद्गम इसका मैं बता दूंगा कि महू की जानाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इस पर परियोजना है तो मैं जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, ये परियोजनाएँ लिखना है तो मैं परियोजनाएँ लिख दूँ। नहीं तो मैं इसकी एक विशेषता बता दूँ कि यह बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है ना, अब नालिका वर्धन के लिए फेमस है, बीहड़ों का निर्माण करती है। तो ये नदी हो गई 3 मार्कर में। ठीक, अब जैसे नदी आती है, मान लो मैं कुछ 5 मार्कर आपको बताता हूँ, 3 मार्कर आपको मैंने बताया। ये 3 मार्कर के जो जितने थे अभी, और आगे चल के हम और बहुत सारे सब्जेक्टों में 3 मार्कर आपको कराएंगे। आप आंसर राइटिंग और आंसर ड्राफ्टिंग हम लोगों के साथ करेंगे तो परख प्रोग्राम के तहत, तो आपको वेरियस टाइप के फॉर्मेटिंग दिखेगी। और इन्हीं फॉर्मेटिंग में आप अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं या फिर आपके फाइनल नोट्स बनाते हैं, वो इसी फॉर्मेटिंग में बनाए जाते हैं जिसमें हमें याद रहे। ऐसे नदी है तो ऐसे कोई भी नदी हम लिखेंगे तो उसको हम इतने आयामों में लिख सकते हैं 5 मार्कर में। हम उसका परिचय लिख सकते हैं, उसका उद्गम लिख सकते हैं, उसकी लंबाई लिख सकते हैं, उस पर जलप्रपात लिख सकते हैं, उसमें जिले लिख सकते हैं उसके। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, जिले लिख सकते हैं, परियोजना लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो ठीक है, तो नदी को हम करते हैं, जैसे हम चंबल को करते हैं, चंबल का परिचय लिखते हैं, मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है चंबल। उद्गम इसका महू की जानामा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है।
लंबाई इसकी लिख देंगे 915 किलोमीटर, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, तो 915 किलोमीटर इसकी लंबाई। जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है, ठीक है ना। जिले जलप्रपात एक दो और हैं, शायद पाताल पानी भी इसी में है, तो पाताल पानी भी लिख देंगे हम। अब जिले बता देंगे कितने जिलों में ये बहती है, तो ये आपका 5 मार्कर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अब ये इसी नदी को यदि हमें 11 मार्कर में करना है, तो हम वही सारे आयाम देखो, परिचय, उद्गम, लंबाई, जलप्रपात, सहायक नदी, जिले, परियोजना, मिलन, तो ये सब। तो परिचय हम बता देंगे कि चंबल मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, ठीक है ना। अब क्योंकि हम 11 मार्क का लिख रहे हैं, थोड़ा सा हमें बड़ा लिखना है, तो परिचय में हम बता देंगे कि चंबल मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जो यमुना की सहायक है, ठीक है ना। तो उद्गम इसका बता देंगे महू की जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। लंबाई इसकी बता देंगे 915 किलोमीटर। जलप्रपात बता देंगे चूलिया, पाताल पानी। सहायक नदी बता देंगे हम कि सहायक नदी इसकी पार्वती है, काली सिंध, ये सब सहायक नदियाँ हैं। इसकी जिले बता देंगे कितने जिलों से ये बह रही है, ठीक है ना। फिर परियोजना बता देंगे, इस पर जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर मंदसौर में है, ये हम परियोजना बता देंगे। फिर हम मिलन बता देंगे कि यमुना में कहाँ पे मिलती है, टावा के पास मिलती है, तो इस तरीके से हम बता देंगे, ठीक है। फिर इसका हम महत्व लिखेंगे। अब जैसे कोई भी नदी है, अब आप महत्व में आपको कम से कम 4-5 लाइनें आप लिख सकते हैं कि महत्व क्या है नदी का। तो नदी नदी का महत्व आप सब जानते हैं कि एक नदी का महत्व क्या होता है। नदी के आस पास जो रहते हैं या नदी हमारे जिले से निकलती है, उसका महत्व क्या होता है। पेयजल की आपूर्ति होती है, नदियों पर डैम बनता है तो स्थानीय स्थानीय पर्यटन होता है वहाँ पर, ठीक है। जल विद्युत का निर्माण होता है। तो इस तरीके हमें महत्व लिखने हैं, तो इस तरीके हम महत्व हमें लिख देंगे, तो ये हमारा पूरा 11 मार्कर एक हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये आपको 11 मार्क हो गया। इसी फॉर्मेट में आप 11 मार्कर कर सकते हैं और ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। भले ही आप अब जैसे आप किसी भी कोचिंग में करते हो, मुझे तो पता नहीं आप कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कहाँ पढ़ रहे हैं, आपको किस तरीके से चंबल नदी को लिखाया गया। अब चंबल नदी को आपको किस तरीके से उन्होंने लिखा दिया कि एक पूरा 1 पेज लिख दिया कि 2 पेज लिख दिया, और किस तरीके से आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप ये देखिए कि आप 11 मार्कर लिख रहे हैं, उसमें आपको आप सामने वाले को कितनी सारी डायमेंशन मिल गई। और भी डायमेंशन है तो कितनी सारी उसको डायमेंशन मिल चुकी है। परिचय आपने बता दिया, उद्गम बता दी, लंबाई बता दीजिए, सहायक नदी बता दी, जिले बता दी, परियोजना बता दी, मिलन बता दी। महत्व में भी आप 6-7 लाइन लिखेंगे, जो अभी मैंने 3-4 ही आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो आपका एक 11 मार्कर का 11 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ एक आप एमपी का डायग्राम बना देंगे इसमें 11 मार्कर में बीच में, और उसमें चंबल बता देंगे, चंबल की सहायक नदी बता देंगे, चंबल वित्तीय परियोजना है उसको बता देंगे। तो बस आपका एक 11 मार्कर कंप्लीट, और आपको 11 मार्कर में कम से कम 8 या 9 नंबर तो मिल ही जाएंगे। 5 मार्कर पठार को देखते हैं। पठार जैसे आप कोई भी लिखते हैं, 5 मार्कर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, परिचय लिखते हैं आप पठार का, ठीक है ना। कोई भी पठार आप लिखेंगे तो उसका परिचय लिखेंगे, फिर उसका निर्माण लिखेंगे आप, ठीक है ना। फिर जिले लिखेंगे, मिट्टी लिखेंगे, फसल लिख दें, नदी लिख दें, तो आपको 5 मार्कर कंप्लीट है। जैसे कि मालवा के पठार को मैं समझाता हूँ, तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, पश्चिमी हिस्से में स्थित है, सबसे विस्तृत पठार है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर है। फिर इसका निर्माण क्या हुआ, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, लावा के उद्भिदन इसका निर्माण हुआ है। फिर जिले बता दूंगा कि इसमें जिले कौन कौन से, मिट्टी बता दूंगा इसमें काली मिट्टी इसमें पाई जाती है। फसल बता दूंगा इसमें कपास सोयाबीन इसकी मुख्य फसलें। नदी बता दूंगा कि चंबल, पार्वती, काली सिंध, ये सब नदियाँ, यहाँ के उद्योग बता सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो 5 मार्कर कंप्लीट हो गया काय के ऊपर, मालवा के पठार को। फिर 11 मार्कर अपन देख लेंगे पठार 11 मार्कर पे, तो 11 मार्कर में अपन पठार कैसे करेंगे, तो इसी तरीके से करना जैसे हमने किया था, बस हमें पॉइंट बढ़ा देना है, जो आयाम जो है ये पॉइंट बढ़ा देंगे हम। परिचय बता देंगे, उसका निर्माण बता देंगे, उसके जिले बता देंगे, मिट्टी बता देंगे, फसल बता देंगे, नदी बता देंगे हम, ठीक है ना, नदियाँ कौन कौन सी हैं। फिर हम इसमें संस्थान बता देंगे कि भैया मालवा के पठार में सारे संस्थान हैं, भोपाल भी आता है इसी में, सागर भी आता है इसी में, इंदौर भी आता है इसी में, उज्जैन भी आता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटी है, आईआईएम है, एनआईटी है भोपाल में। तो ये सब चीज़ें, उद्योग बता देंगे, कोच फैक्ट्री है रेलवे की, बीएचईएल भी यही मालवे के पठार में आता है, इंदौर की इतनी फैक्ट्री कपास मिले हैं, ठीक है ना, और कपड़ा मिल वगैरह ये सब। तो इस तरीके से ये, और इसकी हम तो तो ये मालवा का पठार हो गया 11 मार्कर में इस तरीके से। फिर रोग, यदि मान लीजिए अब रोग को मैंने लिया है कि रोग, जैसे कोई भी आप रोग कर रहे हैं तो रोग को 5 मार्कर में आप कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए रोग आप पढ़ेंगे हेल्थ के पेपर में, पहले 2019 में हेल्थ के पेपर में रोग पढ़ाए गए हैं, इस बार भी 3rd पेपर में रोग हैं। तो अब रोग को कैसे करेंगे, तो जैसे मैं कोरोना का लेता हूँ, कोरोना जो आजकल चल रहा है, तो उस रोग को कराने की कोशिश करता हूँ मैं कोरोना को। तो सबसे पहले हम कोरोना का क्या लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं कि भाई ये कैसा रोग है। तो यह एक संक्रामक रोग है, कोरोना एक संक्रामक रोग है, वायरस से फैलने वाला संक्रामक रोग है। अब इसके हम कारण में लिखते हैं कि इसके कारण क्या है कोरोना का। तो कोरोना का कारण कौन सा वायरस है, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वायरस 2, जो उसका वायरस है।
फिर हम इसमें इससे लिख सकते हैं कि लक्षण क्या है इसके भैया, सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, ये इसके हम लक्षण लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। 5 मार्क का लिख रहे हैं आप, देखिए कितने आसानी से आप 5 मार्क का लिख रहे हैं, आप केवल फॉर्मेटिंग देख रहे हैं। और इस रोग की फॉर्मेटिंग आप किसी भी रोग में रख दो, वो आप वहाँ पर आराम से लिख लोगे, ठीक है ना। अब आप इसका क्या करते हैं, बचाव। अब बचाव में मैं लिख रहा हूँ कि भैया मास्क, 2 गज की दूरी, ठीक है ना, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर जैसा बचाव में इसके लिख दूंगा मैं। फिर इसके बाद इसमें एक और पॉइंट जो अभी इसमें मेंशन नहीं है, मैं लिख सकता हूँ उपचार। तो उपचार क्या है इसका, तो उपचार है विभिन्न वैक्सीन, जैसे कोवैक्सीन को बता सकते हैं आप, स्पुतनिक 5 वैक्सीन आई उसको बता सकते हैं आप, ठीक है ना, कोविडशील्ड को आप बता सकते हैं, विभिन्न वैक्सीन। तो ये इस प्रकार आप 5 मार्क कर देंगे काय का, कोरोना का भी, और किसी भी रोग का 5 मार्क, आप यहाँ पे कोई भी रोग रख लो। अब मलेरिया रख लो, मलेरिया के बारे में आप बता सकते हैं कि भाई कि ये एक संक्रामक रोग है, ठीक है ना। फिर इसका कारण बता देंगे, प्लाज्मोडियम नाम है जीवाणु, मच्छर के काटने, उसका लक्षण बता देंगे, सर्दी जुकाम बुखार और ये सब जो भी इसके लक्षण होते हैं, वो बचाव बता देंगे, भैया मच्छरदानी का प्रयोग करो, ठीक है ना, गंबूस या मछली का पालन करो तालाब में, जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, ठीक है। और आप उपचार बता देंगे भैया इस उपचार में इसके कौन कौन सी दवाई ली जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लेक्चर की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आंसर की फॉर्मेटिंग अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी, ठीक है ना। और यदि आप हमारे साथ में ये जो परख प्रोग्राम के तहत आप यदि ये पढ़ते हैं और आप ये हमारे साथ में आंसर राइटिंग, आंसर फॉर्मेटिंग करते हैं, तो आप इसी तरीके से अपने बेहतर नोट बना पाएंगे और पेपर में लिखना सीख पाएंगे और टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, और कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू।